नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। तो मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, जिसमें साफ तौर पर 43 बड़े नामों को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जी हां, और इसी लिहाज से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके से बड़े नामों को इसमें शामिल किया गया है मोदी की कैबिनेट में, इसी को लेकर आज हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी स्टूडियो में मौजूद है, इनका मैं स्वागत करना चाहूंगी। सर, बहुत स्वागत है आपका। तो त्यागी जी से सीधे हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन किन बातों का ध्यान मोदी कैबिनेट के विस्तार करने के दौरान रखा गया, और अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से इस कैबिनेट के विस्तार की बात की जाए तो कितना अहम ये कैबिनेट का विस्तार माना जा रहा है। सर, तो सर क्या कहना चाहेंगे? अब मोदी कैबिनेट का विस्तार पूरा हो चुका है, 43 मंत्रियों के नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। सर देखिए, ये जो विस्तार है, ये अगर कोविड का टाइम नहीं चलता तो ये अब से लगभग 1.5 साल पहले ये हो चुका होता, क्योंकि 2024 तक कार्यकाल पूरा होना है। तो अभी आप देख लीजिए कि 21 चल रहा है, तो मध्य सा लगभग है, लेकिन फिर भी काफी समय बीत चुका है। और मोदी सरकार जिस दिन सेकंड पार्ट बना था उस समय ही मोदी जी ने सभी अपने सांसदों को और मंत्रियों को उन्होंने एक संदेश दिया था, और वो संदेश सबको एकदम स्पष्ट था कि देश हित को सबसे ऊपर रखना है और ये सरकार गरीबों के लिए सरकार है, इसलिए उस वर्ग का ध्यान रखते हुए हम सबको काम करना है। दूसरा, उन्होंने जो चीजें नहीं बोली वो बिना बोले एक मैसेज था, और वो था उनके खुद के जीवन से, उनके खुद के चरित्र से। और वो क्या था, हमने भी सुना है कई बार मीडिया और सोशल मीडिया पे कि मोदी जी 22 घंटे 23 घंटे काम करते हैं। रात को 12 बजे ऑफिस में थे, अगले दिन सुबह वो 10 बजे 11 बजे फिर राष्ट्रपति भवन थे, कभी कभी ऐसा हुआ है। अब ये एक मैसेज है कि यदि एक सीनियर मोस्ट बंदा जो प्रधानमंत्री की पोस्ट पर है वो अगर इतना काम करता है कि यदि विदेश की फ्लाइट चल रही है तो उसमें अपनी कोर टीम को साथ लेके जा रहे हैं, और वो उस एरोप्लेन में बिताए गए 8-10 घंटे को भी यूज कर रहे हैं, ये मैसेज है सभी मंत्रियों के लिए। तो क्या ये सभी मंत्रियों ने पालन किया? तो कुछ ने सोचा मंत्री बन गए, नाम बड़ा है ही तो रहेंगे। तो मोदी जी का बिल्कुल स्पष्ट विजन था, और उसको जो संदेश दिया था आज चरितार्थ करके दिखा दिया। रविशंकर प्रसाद जो कि कानून मंत्री थे और बहुत बड़ा चेहरा थे, क्योंकि बहुत तेज तर्रार थे, भाजपा के प्रवक्ता रहे और टीवी पे यदा कदा हम उनको देखते थे। इसी तरह निशंक जी, तो ये एक बड़ा चेहरा। इसी तरह प्रकाश जावड़ेकर, ये भी एक बड़ा चेहरा। अब ये जो बदलाव है, बाबुल सुप्रियो, एक इसलिए कि आपको काम दिया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, आप अपनी मर्जी से एक सीट चुनते हैं और उस सीट पे हार जाते हैं, इसका मतलब आपका कोई आधार है ही नहीं, युवाओं में पकड़ नहीं है, तो फिर नाम को मंत्री बनाना ये मोदी की स्टाइल नहीं है। कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मोदी जी किसी दबाव में नहीं आते। और ये मंत्रिमंडल में एक स्पष्ट संदेश है कि कोई किसी खानदान का हो, किसी परिवार का हो, वो आरएसएस से लिंक रखता हो, किसी बड़े नेता से दोस्ती रखता हो, किसी की सिफारिश नहीं चलती। मोदी जी और अमित शाह और ये पार्टी बीजेपी ने ये दिखाया है कि वो हर वर्ग को साथ लेके चलते हैं। इसमें आप देखिए, हर राज्य का प्रतिनिधित्व लगभग करने की कोशिश की गई है। भारत के एरिया को अगर देखेंगे, अगर आप पहाड़ से शुरू हो जाएं और प्लेन तक नीचे तक, हर वर्ग क्षेत्रफल से लोगों को लिया है और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व के साथ साथ राज्यों का ध्यान रखा है। और उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा चेहरे जो चुनकर आए हैं, निश्चित रूप से आने वाला जो 2022 का चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए लिया है। और उत्तर प्रदेश के नेताओं का अगर आप नाम देखेंगे, ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश से चुने गए हैं जो नाम उनके बड़े नहीं हैं। लगभग ऐसे नाम है, अनुप्रिया पटेल को अगर छोड़ दें, वो अपनी पार्टी की प्रमुख हैं और वो सहयोगी पार्टी हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कौशल किशोर हैं, भानु प्रताप वर्मा हैं, एसपी सिंह बघेल हैं, पंकज चौधरी हैं। अब ये मैं आपको 4 नाम ऐसे बता रहा हूं, इनको भाजपा में कोई बड़ा नाम नहीं कहा जाता यूपी के चेहरों में, ना ये किसी पुराने बड़े खानदान से आते हैं कि जी बहुत बड़ी इनकी बैक थी कोई। ऐसे बहुत लोग हैं जो पुराने नामदार रहे हैं। मोदी जी एक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कांग्रेस के लिए कि हम तो कामदार हैं, यहां नामदार हैं। तो ये बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि वो कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए भी है। जो नामदार हैं उनको आगे नहीं बढ़ाया है मोदी कैबिनेट में, जो कामदार हैं उनको आगे बढ़ाया गया है।
आपको बताऊं, ये जो कौशल किशोर हैं, पंकज चौधरी आप देखिए नाम कैसा है, गोरखपुर से उप महापौर रहे हैं और चुपचाप रहकर अपना जमीनी स्तर पर जुड़कर काम करते हैं। उस एरिया में इन्होंने काम किया है जहां से योगी जी सांसद रहे हैं। तो मतलब ऐसा काम कि जमीनी स्तर पर जुड़ना, लोगों से जुड़कर काम करना, इनको कोई बड़े लेवल पर कभी कहीं बयानबाजी करते हुए नहीं देखा है, लेकिन काम करते हैं। इसी तरह आगरा से एसपी सिंह बघेल, ये नाम बघेल जरूर इनका है सरनेम, लेकिन ये दलित वर्ग से आते हैं और दलित वर्ग में इनकी काफी अच्छी पैठ है। आगरा के अंदर काम किया इन्होंने। तो कामदारों को मोदी सरकार ने एक तरह से इनाम दिया है, जगह दिया है। इससे एक मैसेज भी है कि बाकी भी जो सांसद हैं वो ये समझ लें कि 2024 में दोबारा अगर टिकट प्राप्त करना है तो इस आधार पर टिकट नहीं मिलेगा कि आप बहुत बड़ा नाम रखते हैं, आपकी कोई बहुत बड़ी बैक है, आप पिछले 50 साल से राजनीति में न हो, कहीं आपकी जान पहचान है, किसी से आपका सिफारिश है, वो नहीं चलेगी। 2024 में मैं आपको बता रहा हूं अभी एडवांस में, टिकट भी नहीं मिलेगा, चाहे वो जीता हुआ ही सांसद क्यों ना हो। उनको टिकट देंगे मोदी जी जिन्होंने कुछ अपने संसदीय क्षेत्र में काम किया है, जिनकी पकड़ है जमीनी स्तर पर, उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। इसी तरह मंत्रालय बना है। और अब उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे इसका इफेक्ट कि उत्तर प्रदेश 2022 का चुनाव है, इनको लक्ष्य दिया गया है, यूपी के जो नेता हैं, कि आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिन जिन क्षेत्रों में आप हैं, और आप देखेंगे अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी के लोगों को ज्यादा जगह दी गई है यूपी से। तो अनुप्रिया पटेल भी इसी पिछड़े वर्ग से आती हैं। तो इनको इसीलिए दिया गया है कि यहां जो है जाति की राजनीति देश में सब जगह चलती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चलती है, जहां मायावती के बयानबाजी आनी शुरू हो गई और जहां अखिलेश यादव इस तरह की अपनी बात कर रहे हैं। इन सबको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मोदी कैबिनेट में इस तरह का बनाया गया है खाका कि हर वर्ग को संतुष्ट किया जा सके, हर वर्ग में पैठ बनाई जा सके। बिल्कुल। तो साफ तौर पर ये मान लिया जाए कि मोदी सरकार ने साफ तौर पर अपनी नीति स्पष्ट कर दी कि जो जमीन पर जाकर काम करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। और भले ही जिस तरीके से हमने आज जो कैबिनेट विस्तार में देखा कि कैसे बड़े बड़े मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दिया है, फिर चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो, फिर चाहे वो जावड़ेकर हो, फिर चाहे वो हर्षवर्धन जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे। तो इससे सर साफ तौर पर नीति स्पष्ट होती है कि अगर आप जमीन पर जाकर काम करेंगे तभी आपको पार्टी की ओर से बड़ा इनाम दिया जाएगा, जिसका आज जीता जागता उदाहरण मोदी सरकार के हुए विस्तार में साफ तौर पर देखने को मिला है सर। और इसी को लेकर जिस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी बौखलाती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि एक और जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे वो ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार किया गया। तो वहीं सुरजेवाला भी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता की भूख मिटाने वाला विस्तार है। तो सर क्यों अब जब मोदी सरकार की ओर से जमीन पर काम करने वाले नेताओं को इनाम दिया जा रहा है, जो कि अब तक कांग्रेस नहीं कर पाई थी, और अब जब बीजेपी ने कर दिखाया है, तो फिर क्यों कांग्रेस की बौखलाहट सामने आ रही है, उसकी घबराहट सामने आ रही है सर? कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र और चाल और चेहरे, इन तीनों मुद्दों पर कल्पना भी नहीं कर सकती। आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी केंद्रीय मंत्री को, जो स्वास्थ्य मंत्री हो, दिल्ली से हो, डॉक्टर हर्षवर्धन, इतना बड़ा पोस्ट, इसी तरह रविशंकर, छोटा नाम नहीं है, और वो सहज रूप से इस्तीफा दे देते हैं। केवल एक उनको सूचना जाती है आपको इस्तीफा देना है। और आप देखिए आगे आने वाले समय में इन लोगों से आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि हमें मोदी जी ने क्यों हटा दिया, हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। नहीं, ये भाजपा का ये चरित्र है कि यहां अनुशासन मेन है, और अनुशासन मेन है तो कोई बयानबाजी नहीं करेगा, लेकिन यहां काम की वैल्यू है, नाम की वैल्यू नहीं है। कांग्रेस में नामदार हैं पद पे बैठे हुए, अध्यक्षा कौन है? गांधी परिवार से। अगला अध्यक्ष कौन बनेगा? गांधी परिवार से। कैबिनेट का मंत्रिमंडल कौन डिसाइड करेगा? गांधी परिवार। मंत्री कौन बनेगा? जो गांधी परिवार के निकट है। यहां तो गांधी ही पूरा संसार है, ये गांधी परिवार, इसके आगे कुछ नहीं। और यहां आप देखेंगे कैबिनेट में जो कांग्रेस सवाल उठा रही है वो तो सवाल उठाने लायक नहीं है। जहां सरकार बनती है, आप राजस्थान का उदाहरण लीजिए, सबसे ज्यादा काम करने वाला कौन? चुनाव जिताने वाला कौन? सचिन पायलट। बनाया किसको? अशोक गहलोत को, जिसको कोई राजस्थान में पसंद नहीं कर रहा, जिसको बोलना नहीं आता, जिसको भाषण नहीं आता, जिसके राज्य में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा हो रहा है, और वो अपने विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, गुटबाजी इतनी है। लेकिन इसलिए मंत्री बनाया गया क्योंकि वो नामदार हैं और नामदारों के निकट हैं।
यानी गांधी परिवार के निकट हैं, इसलिए उनको बना दिया गया, बाकी किसी की सुनी नहीं गई। वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों आए बीजेपी में? इसीलिए आए क्योंकि वहां नामदार की परिक्रमा करिए तो ठीक है, चापलूसी चाटुकारिता सर्बानंद सोनोवाल। इसी तरह आप देखिए नारायण राणे महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा चेहरा है। क्यों उनको जगह मिली है? क्योंकि मराठा आंदोलन को लेकर, मराठा आरक्षण के आंदोलन को लेकर जमीनी स्तर पर महाराष्ट्र में काम किया है, दबंग लीडरों में आते हैं, पूरा खाका उन्होंने तैयार किया और एक आंदोलन खड़ा किया था। आंदोलन से जुड़े हुए नेता हैं और शिवसेना सरकार जब से बनी है तब से अगर कोई विपक्ष के नेता के रूप में मजबूती से वहां खड़ा है, देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री हैं और रखते हैं, लेकिन नारायण राणे लगातार एक सांसद के तौर पर भी होते हुए वो उद्धव ठाकरे सरकार को जो भी कोई कमी होती है, कमजोरी होती है, उसको घेरते हैं। एक विपक्ष के नेता की ये एक काम है। तो जो उन्होंने किया उसके कारण वहां शामिल किया गया है। और कांग्रेस जो बात कर रही है, वो कांग्रेस तो इस तरह की कल्पना ही नहीं कर सकती कि केंद्र के मंत्रियों को किसी को हटा दिया, किसी को इस्तीफा देकर राज्यपाल बना दिया, और जिनको साइड किया गया है उनको भी आप देखना भाजपा में कुछ ना कुछ काम मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो SC ST OBC वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व केवल इसलिए नहीं है कि उनको सत्ता की भूख जो वो बोल रहे हैं उसको शांत करना है, वो इसलिए लगाए गए हैं, जैसे कि आपको बताएं प्रोफेशनल वकील हैं, उनको अच्छी संख्या में शामिल किया गया है और वकील को ही कानून मंत्रालय दिया जाएगा। इसी तरह शिक्षा क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं उन्हीं को शिक्षा मंत्रालय में रखा जाएगा। यानी जो जिस पढ़ाई की है, जिसकी जो मास्टरी है जिस क्षेत्र में, उसको वही मंत्रालय दिया जाए, ये सोच भारतीय जनता पार्टी की है। उसको मंत्रालय देने में ये नहीं देखा जाता कि मोदी जी के कौन निकट है, कौन अमित शाह के निकट है, कौन जो है चाटुकारिता करता है, चापलूसी ज्यादा करता है। तो भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट नीति है, जो जिस काबिल है, जो उसकी योग्यता है, और योग्यता है काम, ईमानदारी, चाल चरित्र, चेहरा, उसको जो कहते हैं वो वाला नारा भाजपा का है। और मोदी जी का पहला जो नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मंत्रालय में भी साफ दिख रहा है। सबका साथ माने हर वर्ग को साथ लेकर के चलने की एक कोशिश है जो इन मंत्रालय में हमें साफ झलकती है। जी बिल्कुल, तो साफ तौर पर मोदी की ड्रीम टीम जो है वो लगभग तैयार हो चुकी है और अब अलग अलग राज्यों में विस्तार बिछाने के लिए अब इन तमाम नेताओं के साथ मुलाकात कर बातचीत कर एक नई रणनीति बनाई जाएगी, जिसका फायदा साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं को होगा और बीजेपी पार्टी को भी मिलेगा। और यही बड़ी वजह है कि लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता अलग थलग बयानबाजी कर बौखलाते हुए और घबराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।